फर्म अपनी लायबिलिटी की वैल्यू भी दोबारा लगाती है कि अब लायबिलिटी की वैल्यू को भी रीवैल्यू करती है, यानी कि दोबारा से वैल्यू लगाती है। और जब फर्म की लायबिलिटी को भी हम रीवैल्यू करेंगे, लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा से लगाएंगे कि लायबिलिटी की क्या वैल्यू हो गई है, तो जब लायबिलिटी को भी रीवैल्यू करती है ना, तो फर्म की लायबिलिटी की वैल्यू में भी चेंज आते हैं। फर्म की लायबिलिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज। वही बात है, या तो फर्म की लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। यानी कि आप मोटा मोटा ये कंसेप्ट समझ लो कि जब ABC रेशो चेंज करते हैं ना, तो फर्म की जो असेट लायबिलिटी है, फर्म की जो असेट और लायबिलिटी हैं उनकी वैल्यू में चेंज आते हैं। फर्म की असेट की और लायबिलिटी की दोनों की वैल्यू में चेंज आते हैं, क्योंकि उन्हें रीवैल्यू किया जाता है, दोबारा वैल्यू किया जाता है। तो असेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आएंगे, या तो असेट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएंगी या असेट लायबिलिटी की वैल्यू घट जाएंगी। तो अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब बेटा जी रेशो चेंज की जाती है, जब ABC पार्टनर अपनी रेशो बदलते हैं, रेशो चेंज करते हैं, तो फर्म पता है क्या करती है, फर्म की किताबों में ना, फर्म अपनी बुक्स में ना एक अकाउंट बनाती है। ये अकाउंट पता है कब बनेगा, जब ABC पार्टनर अपनी रेशो बदल रहे हैं, यानी कि रेशो चेंज कर रहे हैं। फर्म अपनी किताबों में बेटा जी एक अकाउंट बनाती है, जिस अकाउंट का नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये फर्म अपनी किताबों में अकाउंट बनाती है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए रख दिया गया क्योंकि फर्म अपनी असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करती है ना, दोबारा वैल्यू करती है, रीवैल्यू, इसलिए इस अकाउंट को कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्म ये बनाती है, रीवैल्यूएशन नाम का अकाउंट बनाती है। कोई पूछे कब बनता है, कहना ये तब बनता है जब ABC रेशो बदल रहे हैं, जब ABC अपनी रेशो को चेंज कर रहे हैं ना, उस वक्त बनता है। अच्छा, ये जो फर्म रीवैल्यूएशन नाम का अकाउंट बनाती है ना, इसके अंदर फर्म लिखेगी क्या, इसके अंदर जितनी भी असेट और लायबिलिटी की वैल्यू में, असेट और लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। समझिए मेरी बात, असेट और लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि देखो इस अकाउंट में क्या लिखना है, असेट लायबिलिटी की वैल्यू में जो भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना असेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होता है, वैल्यू बढ़ेंगी या घटेंगी, तो असेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होता है ना। ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि असेट लायबिलिटी की वैल्यूज़ में जो भी चेंज आ रहा है, जो भी उनमें चेंज हुआ है, वैल्यू में जो चेंज हुआ है, उसे इस रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैंने बोला ये रिवोल्यूशन बनता है, इसमें क्या लिखना है, चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं किसके, असेट लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंज आया वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे, वैल्यू में जो चेंज हुआ असेट लायबिलिटी की। तो ये अब ये बनेगा कैसे, मैं आपको जल्दी से बता दूं। ये रिवोल्यूशन अकाउंट ऐसे बनता है, इसके ना क्रेडिट साइड में, इस रिवोल्यूशन अकाउंट के, देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, इस रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड को ना बेटा जी आप ना प्रॉफिट साइड समझना, आप समझना कि ये प्रॉफिट साइड है, बस लॉजिक है बस है। क्रेडिट साइड को आप प्रॉफिट साइड समझना, यानी कि जब जब आपको प्रॉफिट होगा, जब भी प्रॉफिट होगा ना, तो समझ लो एंट्री इधर आएगी, प्रॉफिट के केस में इधर आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट कब होता है। देखो बेटा जी प्रॉफिट दो स्थितियों में होगा, जैसे मैंने बोला ना इसमें चेंजेस लिखने असेट लायबिलिटीज के। तो बेटा जी प्रॉफिट पता कब होता है, जब बेटा जी फर्म की असेट की जो वैल्यू है, जो फर्म की असेट है, फर्म की जो असेट है, जब असेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे असेट की वैल्यू बढ़ जाए, मान लो कोई मशीन है 50,000 की है, फर्म की मशीन 50,000 है, अब पता लगा उसकी वैल्यू 70,000 हो चुकी है, तो 50 की 70 हो गई, तो बताओ 20,000 वैल्यू बढ़ गई ना मशीन की, तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा हुआ ना, अच्छी बात है। यानी कि जब भी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो, असेट की वैल्यू बढ़े, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा। और जब भी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो, क्योंकि आपको ये भी पता होगा लायबिलिटीज अगर कम होती हैं तो फायदा है। जैसे कोई लायबिलिटी है, मान लो आपके सिर के ऊपर क्रेडिटर है, 1 लाख देना है क्रेडिटर का, बाद में पता लगा उनके 70,000 ही देने हैं, 30,000 के क्रेडिटर कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई, सिर पे लायबिलिटी कम हो जाए, तो लायबिलिटी जब कम होगी, वैल्यू कम होती है, तो इधर आएगा क्रेडिट में। और असेट की वैल्यू बढ़े, असेट बढ़ने पर और लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो रही है, इन दोनों केस में फायदा है, तो इसलिए रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में कब आएगा, जब असेट बढ़े लायबिलिटी घटे। और याद रखना रिवोल्यूशन की ये जो डेबिट साइड है ना, ये लॉस साइड है, इसको लॉस साइड कह लो। यानी कि जब आपको ये महसूस होना कि लॉस हो रहा है, तो इधर आएगा, लॉस के केस में इधर आएगा। लॉस पता कब होता है, जब असेट की वैल्यू कम हो जाए, जब असेट की जो वैल्यू है, असेट की वैल्यू कम हो जाए, मान लो असेट की वैल्यू गिर गई, तो इधर आएगा। और जब लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, अगर लायबिलिटी सिर पे बढ़ जाए और असेट कम हो जाए, तो इस केस में इधर आएगा, तो रिवोल्यूशन के डेबिट में एंट्री होगा। तो डेबिट में कब आएगा, जब असेट गिरे लायबिलिटी बढ़े।
और प्रॉफिट, मतलब कि आप लॉजिक समझ लो, लॉस जब नुकसान होगा, नुकसान इन दो केस में होता है, लायबिलिटी बढ़ने जाए, असेट गिर जाए तो नुकसान है, असेट बढ़ जाए, लायबिलिटी घट जाए तो फायदा है। तो रिवोल्यूशन का ये बेसिक मैंने बताया कि रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर एंट्रियां ये कैसे बनता है। इसमें आने तो चेंजेस ही हैं एसेट लायबिलिटी के, तो प्रॉफिट के केस में इधर, लॉस के केस में इधर। अब मैं एक दो एंट्रियां भर के दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो फर्म की जो मशीन है, मान लो मशीन 50,000 की है, अब वो 70,000 की हो गई, तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई। तो पहले बताओ, मशीन की वैल्यू बढ़ गई तो हमारा प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट हुआ तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में एंट्री होगा। जब भी प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में। अब आपके सामने ये भी है, किस नाम से, याद रखना, इसमें एंट्री ना उसी नाम से की जाती है, उसी नाम से एंट्री की जाती है जिस असेट और लायबिलिटी में चेंज आया। जैसे मशीन की वैल्यू बढ़ी है ना, तो बढ़ी है तो प्रॉफिट हुआ तो एंट्री इधर आएगा, और एंट्री पता हम बाय मशीन के नाम से ही करेंगे। मशीन की वैल्यू में चेंज आया तो बाय मशीन, और यहाँ पे अमाउंट पता है कितना लिखेंगे, जितना चेंज आया। आप बताओ 50 से 70 हो गई तो 20,000 चेंज आया ना, तो 20,000 आएगा। यहाँ पे जो चेंज आता है वो लिखते हैं, और नाम वही लिखते हैं असेट लायबिलिटी का। और इधर क्यों लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ना। ऐसे ही मान लो बेटा जी, फर्म की क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं, लायबिलिटी, जिसको फर्म ने पैसा देना है, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है फर्म के। अब क्रेडिटर मान लो 1 लाख के थे, लायबिलिटी है 1 लाख के थे, मान लो पहले तो 1 लाख देना था, बाद में पता लगा कि उनके नहीं 1 लाख नहीं, उनके तो 1,50,000 देने हैं, तो क्रेडिटर बढ़ गए, फर्म के क्रेडिटर बढ़ गए, यानी कि लायबिलिटी सिर पे बढ़ गई। और आपको पता, अगर लायबिलिटी सिर पे बढ़ जाए तो वो लॉस है। लायबिलिटी जितनी बढ़ेगी, जितनी लायबिलिटी बढ़ेगी वो लॉस है ना, 1 के 1.5 देने हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर लॉस होगा, मतलब कि आपको लगे ना कि मेरे को लॉस हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो एंट्री रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा। तो डेबिट में किस नाम से आएगा, क्रेडिटर के नाम से ही आएगा। और अमाउंट पता है कितना आएगा, जितना चेंज हुआ। जैसे 1 लाख के क्रेडिटर 1.5 लाख के हो गए, तो 50,000 वैल्यू बढ़ गई ना, तो 50,000 इधर आएगा। 50,000 बढ़ी है तो 50,000 आएगा इधर, कि जितनी वैल्यू बढ़ गई, यानी कि वही जो चेंज आता है वो आता है। ऐसे बनता है बेटा जी रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, इसमें असेट लायबिलिटी के चेंजेस लिखने हैं। जब प्रॉफिट होगा इधर, लॉस होगा इधर। प्रॉफिट की परिस्थितियां क्या है, असेट बढ़ना, लायबिलिटी घटना, और लॉस की असेट घटना, लायबिलिटी बढ़ना। और एंट्रियों के नाम तो वही होंगे असेट लायबिलिटी के, और अमाउंट आए कितना आएगा, जितना चेंज। ऐसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। इसी रिवोल्यूशन अकाउंट में एक छोटी सी बात और बताता हूं। देखो बेटा जी, कई बार ऐसा होता है फर्म को कई बार ना कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पाई जाती है। देखो एक कंसेप्ट बता रहा हूं, अनरिकॉर्डेड एसेट, वो पता है क्या होती हैं। मान लो फर्म को कोई एसेट मिली, जैसे मान लो फर्म के पास कोई टाइपराइटर मिल गया 6,000 का, जिसका फर्म को पहले से मालूम नहीं था, फर्म को नहीं पता था कि मेरे पास ये एसेट है। अब फर्म को पता लगा मेरे पास ये एसेट है। तो अगर फर्म को कोई ऐसी एसेट मिले जिसका फर्म को पहले ना पता हो, उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। कि फर्म को ये अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई, मतलब कि फर्म को अचानक एक एसेट पा गई। कौन सी, अनरिकॉर्डेड, जिसका फर्म को पहले से पता नहीं था। अब बताओ, फर्म को अचानक एसेट मिल जाए तो फर्म की एसेट बढ़ गई ना। भाई तुम्हारे को पता लगे तुम्हारे पास एक एसेट है तो एसेट बढ़ी, तो वो भी फर्म का फायदा है। तो फर्म को अगर कोई एसेट मिले ना अनरिकॉर्डेड, ऐसी एसेट जो पहले ना पता हो, तो वो फर्म का फायदा है, क्योंकि फर्म को एक एसेट मिली है। इससे फर्म की एसेट क्या होंगी, इंक्रीज, फर्म की एसेट बढ़ेंगी, तो वो भी तो फायदा हुआ ना। तो वो भी अगर फर्म को कोई एसेट मिले अनरिकॉर्डेड, तो वो भी रिवोल्यूशन में कहाँ आएगा, प्रॉफिट हुआ ना। फर्म को एसेट मिली है तो वो भी इधर आएगा। अगर फर्म को कोई अनरिकॉर्डेड, मैं लिख के दिखा देता हूं आराम से आपको, अनरिकॉर्डेड, अगर फर्म को कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, फर्म को कोई एसेट मिल जाए अनरिकॉर्डेड, जैसे कोई टाइपराइटर मिल गया, नाम तो टाइपराइटर ही लिखना, बस नीचे लिख देना अनरिकॉर्डेड एसेट, तो ये भी फर्म को फायदा है ना, तो वो भी इधर आ जाएगा। जैसे फर्म को कोई एसेट मिल गई। ऐसे ही अगर फर्म को कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए, लायबिलिटी मतलब फर्म को कोई लायबिलिटी मिल गई जिसका फर्म को पहले नहीं पता था कि ये लायबिलिटी है, अब पता लगा अरे ये लायबिलिटी भी देनी है, अरे यार। मान लो फर्म को कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आउटस्टैंडिंग मिल गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल आउटस्टैंडिंग था जी, देना था 4,000, पहले नहीं पता था। फर्म को अगर कोई लायबिलिटी पा जाए तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो पहले से नहीं पता था, तो फर्म की लायबिलिटी मिलेगी तो फर्म का तो नुकसान ही है, तो वो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी पाया जाना कोई अच्छी बात नहीं है। और हाँ, फर्म को 4,000 का एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिल गया आउटस्टैंडिंग की, वो भी देना बाकी।